सबसे पहले पीके जी का हम वेलकम करते हैं। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, Mahi, and good afternoon to all our listeners. जी Mahi। गुड आफ्टरनून पीके जी। एंड पीके जी, सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, मार्केट का हाल जो है आप हमें बता दो। जी, मार्केट का मैं अगर आपको डाटा इस वक्त देना दूं तो लेट्स स्टार्ट विद द कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट। चलो बात करते हैं बजाय ओंटारियो के, फिर अगर कहोगे तो ओंटारियो की भी बात कर लेंगे। जो सीरिया की रिपोर्ट जो अभी आई लास्ट, उसके हिसाब से जो होम सेल्स है वो डाउन 24.7% है अक्रॉस कैनेडा। टोटल 38,368 यूनिट सोल्ड इन अगस्त कंपेयर टू द लास्ट ईयर। एक साल पहले के अगस्त से हम कंपेयर कर रहे हैं ये बात। और लिस्टिंग्स आर अप 3.3% के करीब है। अगेन आई एम कंपेरिजन अगस्त 21 टू अगस्त 22। और एवरेज प्राइस ऑफ होम सोल्ड जो है अक्रॉस कनाडा वो जो है माइनस हुआ है 3.9%। ये पूरे कनाडा की बात हो रही है। इस बात करते हैं ओंटारियो की, सिर्फ ओंटारियो की, तो उसके अंदर जो है सेल जो है -30.3 के करीब हुई है। और न्यू लिस्टिंग्स प्लस हुई है, तो इन्वेंटरी मार्केट में ज्यादा आई है। और प्राइस -0.6% हुआ है अगस्त टू अगस्त। लेकिन यहाँ पर ये गलतफहमी में ना रहे कि इतना ही गिरा, प्राइस तो ज्यादा गिर गया था। यस, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त से फरवरी इस साल तक प्राइस बहुत गया था। वो दोबारा गिरने के बाद सिर्फ -0.6 ही रह गया, क्योंकि वो जितना बड़ा था वो सारा एडजस्ट हो गया। जी माई। जी पीके जी, और मार्केट का हाल तो आपने बता दिया है। पीके जी, मैं सारे लिसनर्स को भी एक बार बताना चाहूंगी, स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो पीके जी से जरूर आप पूछ सकते हैं आज। एंड पीके जी, अभी तो बारी मेरी है क्वेश्चन पूछने की। तो पीके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा मैंने सुना है कि लग्जरी प्रॉपर्टीज पर भी टैक्स जो है वो लगने वाला है, तो ये इसके बारे में थोड़ा आप बताओ। जी जी जी, जो इंक्रीज करने वाले हैं टैक्स, या ये अभी क्योंकि टोरंटो म्यूनिसिपैलिटी ने ये लैंड ट्रांसफर टैक्स की बात छेड़ी है कि वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर लैंड ट्रांसफर टैक्स 1% बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने प्रपोज किया ये, क्योंकि अब ऑलरेडी जो 2.5% है उसको बढ़ा के 3.5 तक लेके जाया जाएगा। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी को लग्जरी प्रॉपर्टी मान रहे हैं। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले हम 1 मिलियन की प्रॉपर्टी को लग्जरी प्रॉपर्टी कहते थे। मेरे हिसाब से आज 2 मिलियन की प्रॉपर्टी को भी लग्जरी प्रॉपर्टी कहना गलत है। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी भी आजकल कहाँ मिल रही है, पर चलो उन्होंने इसको लग्जरी प्रॉपर्टी बोला। इसके ऊपर वो जो 1% एडिशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड विद कोलैबोरेशन विद इप्सोस मिलकर उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने पोल में बात की, तो ये नतीजा सामने आया कि ये चीज प्रॉपर्टी को और महंगा कर देगी और बायर्स के लिए और भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा खरीदना। आपको हैरानगी होगी सुन के माही कि एक घर जो आप 1 मिलियन का लेते हैं, आपको पता है उसके ऊपर 2,40,000 अराउंड 24% to 25% ये सिर्फ गवर्नमेंट की फीस और चार्जेस हैं। 24% आप सरकार को दे देते हैं। हम बाद में कहते हैं बिल्डर्स, यस बिल्डर्स भी हैं, जरूरी बात है, लेकिन 24% ऑफ दैट वैल्यू गोज अप टू द गवर्नमेंट इम्पोज्ड फीस एंड चार्जेस वगैरह, परमिट शर्मिट ये वो सारा भी लगा के अब उसके ऊपर वो 1% और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, प्राइजेस कम होने के बजाय बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेंटरी और कम हो जाएगी। आप कोई कहेगा जी इन्वेंटरी कैसे कम हो जाएगी? इन्वेंटरी ऐसे कम हो जाएगी जब आदमी जो बंदा अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है वो थोड़ा रुकेगा। जब वो थोड़ा रुकेगा तो अपना मकान भी नहीं बेचेगा। जब अपना नहीं बेचेगा तो उसके बाहर भी पीछे रह जाएंगे। तो ये चेन होती है पूरी की पूरी, जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलती है। एक शुरुआत में एक इंसान 1 बेडरूम के कमरे से शुरू करता है, फिर 2 बेडरूम में जाता है, फिर टाउन रूम में जाता है, फिर सेमी डिटैच जाता है, फिर डिटैच में जाता है, फिर लग्जरी में जाता है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस हर एक ने फॉलो करना होता है। कई बार आदमी सीधा जंप मार लेता है, फैमिली सीधी जंप मार लेती है क्योंकि उनकी इनकम उनको जस्टिफाई कर देती है। पर मैं एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये एक ये हो रहा है, इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट किया गया है और कहा भी गया है, देखो आगे क्या होता है। ये साहब ने खबर बिल्कुल ठीक सुनी। इसके ऊपर एक लग्जरी टैक्स 1% लैंड टैक्स जो कहते हैं वो लगाने की बात चल रही है। जी यू आर राइट। जी पीके जी, और हमारे एक कॉलर का कॉल आ रहा था और फिर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9052269109, 9052269109। और जितने ही कॉल कर रहे हैं, पीके जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी की भी कोई रिपोर्ट आई है शायद?
है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अगर देना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपने को पूरा रखती हैं, अपडेट रखती हैं अपने आप को। वेरी नाइस। ये आरबीसी की रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 2 दिन पहले आई थी ये रिपोर्ट। रॉबर्ट हुक साहब की रिपोर्ट है, रॉबर्ट हुक साहब की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम बड़ी डिफरेंट किस्म की रियल एस्टेट मार्केट में बैठे हुए हैं। ये मार्केट का शेप, चेहरा बिल्कुल अलग है जो कि रियल एस्टेट मार्केट में होता है। यहाँ पर सेंटिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बायर्स के भी और सेलर्स के भी। और टू कट इट शॉर्ट, उनकी रिपोर्ट ने ये कहा था कि उनका ये मानना है कि ये जो बॉटम है इट विल टच बाय द अर्ली ऑफ 2023। जो मार्केट गिर रही है ये बॉटम लगभग इसका आ गया और अर्ली 23 यानी कि जनवरी फरवरी 2023 तक इसका बॉटम आ जाएगा और उसके बाद ये लगभग स्प्रिंग के आसपास ये सेटल होती हुई नजर आएगी हमारे को, ये उनका मानना है। पर यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ जो बातें की जाती हैं स्टैट्स को देख के की जाती है, स्टैटिस्टिक्स को देख के की जाती हैं। ये बात आज की कल बदल सकती है क्योंकि हालात बदल सकते हैं। किसी को क्या पता था यूक्रेन की वार, रशिया और यूक्रेन की वार होगी तो ये होगा। किसी को क्या पता था कि गैस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उनकी वजह से। किसी को क्या पता था कि सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी कोविड के बाद। तो ये जो रिपोर्ट्स आती हैं माही, ये सिर्फ स्टैट्स को देखते हुए आती हैं और ये रिपोर्ट्स बदलती रहती हैं। तो इनके ऊपर ये नहीं कोई कह सकता कल आपने ये कहा था आज। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर अब यही आरबीसी पहले कह रही थी कुछ और कि जी प्राइस 10% बढ़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये तो 2% घटेंगे, फिर उन्होंने बाद में कह दिया जी 8% बढ़ेंगे। तो ये स्टैट के हिसाब से चलता रहता है। जैसे अब जैसे कहते हैं, अब जैसे इंटरेस्ट रेट की बात ही अगर मान लीजिए तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी हमने कहा था लो जी हमें लगता है कि सितंबर में लास्ट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हम 26 अक्टूबर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, क्योंकि मकलन साहब ने बड़ा साफ कह दिया कि अभी वी हैव नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, क्योंकि अभी तक जब तक हम अपना पर्पस पूरा सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक हम इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर लेते, हमें करना पड़ेगा। और उसके अंदर तो यहाँ तक भी सुनने में आ गया कि शायद ओवरनाइट 4.5% तक चला जाए। मेरा मानना है 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 4.5% हो सकता है डरावा भी हो, डर भी हो, थोड़ा लोगों को डरा भी रहे हो, यू नेवर नो, बट वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट गुड। जी माही। जी बिल्कुल पीके जी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पीके जी मेरा है, जो सीरिया की रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे याद है, आपको सीरिया की रिपोर्ट इसलिए याद आ गई। एंड पीके जी वो बिल्कुल एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इनसे बात करते हैं फिर सीरिया की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जी आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो पीके जी, शायद इनकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि इन्हें कनेक्ट तो मैंने किया था, बट जी हम कंटिन्यू करते हैं, फिर जैसे ही कॉल बैक करेंगे तो फिर हम इनसे इनका क्वेश्चन ले लेंगे। जी पीके जी। आपने सीरिया की रिपोर्ट शायद इसलिए कही क्योंकि मैंने आरबीसी की रिपोर्ट बताई तो शायद आपको याद आ गया सीरिया की भी रिपोर्ट आई। यस, सीरिया की भी बिल्कुल मिलती जुलती रिपोर्ट आई है। उनकी भी फोरकास्ट जो है उन्होंने चेंज कर दी। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने भी अपनी फोरकास्ट चेंज कर दी। जहां उन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी कि जो है वो मार्केट जो है सेल जो है वो डाउन होगी 14.7%, अब वो कह रहे हैं 20% तक सेल डाउन होगी। इसको लोग प्राइस मत समझ लें, सेल की बात हो रही है। अगर प्राइस की बात करूं तो पहले उन्होंने कहा था कि प्राइस जो है ग्रो करेंगे 10.8% फ्रॉम द पेंडेमिक ईरा, अब वो कह रहे हैं ये ग्रो करेंगे 4.7% फ्रॉम पेंडेमिक ईरा, तो आधे से भी कम ये होगी बात। तो यस, रिपोर्ट बदलती रहती है। देखो अब सीरिया की भी आपको याद आ गया, सीरिया की भी जो रिपोर्ट है फोरकास्ट वो भी चेंज हुई है हालात को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा माई, बड़ी इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए सॉफ्ट रिसेशन। मुझे एक सॉफ्ट रिसेशन आता हुआ नजर आ रहा है by the end of this year or by the beginning of next year। और ये रिसेशन जो है ये हमारा खुद का बनाया हुआ रिसेशन है। हम लोग बाज नहीं आ रहे। सरकार ने पैसे बांट दिए और हमने खर्च करने शुरू कर दिए। सरकार ने पैसे इसलिए बांटे थे कि अपना पेट पालो, परेशानी में मत आओ, अपने आप को संभालो। और हम लोगों ने क्या किया, अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए, वो पैसा लिया और खर्च करना शुरू कर दिया। जब ओवर स्पेंडिंग होती है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है और सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। प्राइस बढ़ने का कारण ही यही है, इन्फ्लेशन का रीजन ही यही है कि बायर्स आर आउट देयर इन द मार्केट बट देयर इज नो सप्लाई की बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज है। इसी बात को कंट्रोल करने के लिए सरकार इंटरेस्ट रेट पे रेट बढ़ाती जा रही है ताकि बाइंग में कंट्रोल किया जाए, बाइंग को रोका जाए।
ये जो है हम लोग नहीं सीख पाते, हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मुझे समझ नहीं आई। हम लोग या तो ये सोचते हैं कि कल है ही नहीं, या तो हम ये सोच रहे हैं माही कि कल है ही नहीं, आज ही खा पी लो। मतलब हम ब्लेम सरकार को दे रहे हैं, हम सर के ब्लेम पड़ोसी को दे रहे हैं, हम ब्लेम जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन को दे रहे हैं, हम ग्लोबल रिसेशन को दे रहे हैं। हम अपने ऊपर ब्लेम डाल ही नहीं रहे। हम ये कह ही नहीं रहे कि हम कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन कर रहे हैं। हम अपने आप, हमने तो सरकार ने पैसे दिए, हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए। सरकार ने पैसे दिए, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने अपने आप को बचाया। माही, अगर मैं आपको कहूँ कि रिसेशन आ रहा है और 1 साल के लिए बड़ी भारी परेशानी आने वाली है, तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा बेटा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा जी, कि मैं अपने आप को फाइनेंशियल कैसे बचाऊं। ठीक, ये बात ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कल तो देखा जाए, फिर बाद में हम ही हैं जो रोते हुए सामने आते हैं और बैंकरप्सी की तरफ चल पड़ते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है आपके इस क्वेश्चन के ऊपर, उससे पहले मुझे 2 लाइनें याद आ गई, बोलूं मैं आपको? जी बिल्कुल पीके जी। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। हम लोग दूसरा नुक्स निकालते रहते हैं कि भी ये हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, कीमतें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढींगना हो गया। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। खुद के ऊपर इतना काम कर लिया होता तो हम फरिश्ते बन चुके होते। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माही, कि हम उसने ये कर दिया, फलाने ने कर दिया। मुझे तो कई बार ये पता है फोन आते हैं, उस रियल्टर ने मेरे से साइन करवा लिए। अरे भाई, उसने साइन करवा लिए, क्या तुम्हारे ऊपर उसने बंदूक रखी हुई थी, गन रखी हुई थी? तुम ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि मैं भी बुद्धू था, मैंने भी एग्रीमेंट पढ़ा नहीं था, मैंने भी किसी प्रोफेसर को पढ़ाया नहीं था, उसने मेरे से साइन करवा लिए। और कई बार ये लोग जब कंप्लेंट करते हैं तो केस हार जाते हैं। ये हार जाते हैं क्योंकि वो आगे जिनको क्वेश्चन आता है कि तुमने क्या ड्यू डिलिजेंस की, क्या उसके बाद 10 दिन का पीरियड था, आपने पढ़ा? वो तो पढ़ा नहीं जी। तो आप तो बहुत सियाने हो गए, जिसने पढ़ा नहीं और दूसरा बेवकूफ हो गया। तो ये बातें जो है ना, मैं दूसरी तरफ फिर चल पड़ा कि ये जो रिसेशन है, ये सारी बातें हैं, ये बातें जायज हैं और जो कि एक हद तक दुख वाली बात भी है। पर मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? जी। जैसे आपने कहा माही कि अगर रिसेशन आएगा तो मैं फाइनेंशियली पहले फिक्र करूंगी। तो माही, जब आप फाइनेंशियली फिक्र करेंगी तो मुझे बताइए, आप पैसा थोड़ा सेव करने की कोशिश करेंगी ना, ताकि वो बुरा वक्त मैं जितना टाल सकूं टाल दूं और मैं जितना कंट्रोल कर सकूं, और फजूल खर्ची बंद करेंगी। और पता चले हमें कि हमने फजूल खर्ची बढ़ा दी। जी, ये वक्त आज ये कल हो ना हो, वो जो पिक्चर आई थी कल हो ना हो, आज खा पी के उड़ा दो, तो पिक्चरों ने भी बर्बाद कर रखा लोगों को। तो ये जो है, ये बातें हमारे बुजुर्ग जो है ना, ये कहा करते थे और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। कई बार क्या होता था कि वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा चादर में पैर जो है उतनी चादर से ज्यादा बड़ा जी, उतना ही पैर फैलाइए है जी, है ना, सुना हुआ नहीं? हाँ जी। अब वो अनपढ़ बुजुर्ग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनकी बातें इतनी जरूरी हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हमने ध्यान ही नहीं दिया जी। मैं अक्सर कहा करता हूँ कभी कभी बुजुर्ग के साथ भी बैठ जाया करो। हर चीज गूगल में नहीं मिला करती, हर चीज गूगल में नहीं मिलती भाई। ये बुजुर्ग, अब आप कहते जी वो बुजुर्ग तुम्हारे अनपढ़ थे। अरे भाई, अनपढ़ थे का मतलब ये तो है ना कि उनका तजर्बा ही खत्म हो चुका है, उनके पास बहुत तजर्बे हैं। कई बार आप इतना कुछ सीख जाते हो अपने बुजुर्गों से बिना बात किए एक शब्द भी अगर बात नहीं करी, 4 घंटे बैठ गए, बहुत कुछ सीख के निकल गए। हम सीखने की कोशिश ही नहीं करते भाई, हम सीखने की कोशिश नहीं करते। हम उनको डफर समझते हैं, हम उनको नालायक समझते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े मॉडर्न हो गए, हम बड़े एडवांस हो गए, हम बड़े पढ़ लिख गए। उनको क्या पता? अरे भाई, जिस ढंग से उन्होंने परिवार को पाला, जिस ढंग से उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबी में चलाई या अमीरी में चलाई, वो बात ही कुछ अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीके जी आप। पीके जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वाई मीडिया आईडी का टाइम भी हो गया, तो आईडी के बाद कॉलर से बात करते हैं। जी पीके जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, तो इनका क्वेश्चन पहले ले लेते हैं और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, उसको कंटिन्यू करेंगे। जी, आप ऑन एयर अपना क्वेश्चन प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी पीके जी, मेरा सर क्वेश्चन आपसे है कि हमारे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्डो आ रहा है, तो उसकी क्लोजिंग बहुत शॉर्टली है, तो उसको आप सजेस्ट करते हैं कि एयरबीएनबी पर दिया जाए या रेगुलर तरीके से? मुझे प्रोजेक्ट बता दीजिए, मैं बता दूंगा चलेगा नहीं चलेगा। एयरबीएनबी में क्या प्रोजेक्ट है, नाम क्या? DT के किचनर। और किचन वाला वो तो एयरबीएनबी में उन्होंने अलाउ किया हुआ है शायद, या वो मना कर नहीं सकते क्योंकि उस एरिया में बड़े एयरबीएनबी चलते हैं वहां पर। तो आपको
पहले तो पूछना पड़ेगा वहाँ पर अलाउ है भी कि नहीं है। मुझे लगता है डीटीके के अंदर अलाउ है शायद, पर वो रिटर्न में कभी नहीं देते आपको अलाउ करने के लिए। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, अभी नियाग्रा में भी आया हुआ है हमारे पास, वो अलाउ कर रहे हैं लिख के कि आप एयरबीएनबी आपको अलाउ कर रहे हैं। इनसे बात कर लीजिए और आपको दे देना चाहिए बॉस, बिल्कुल दे देना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट करें, बहुत सी कंपनीज हैं जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, 1% ऑफ द रेवेन्यू आपसे ले लेती हैं और सारा मैनेज करती हैं। बड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है आपकी जी। इसमें सर मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब एयरबीएनबी और ये रेगुलर तरीके से जो लॉन्ग टर्म पे दे देते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे एयरबीएनबी का एक बिजनेस है, बड़ा डिफरेंट किस्म का काम है। उसमें आपके पास आपके एक कैलेंडर बन जाता है आपका और आपकी उस कंपनी के साथ। वो कैलेंडर में आप दोनों एंटर कर लेते हैं ऑनलाइन। आपको अगर मान लीजिए 3 दिन के लिए रहने के लिए जाना, उस कैलेंडर में वो डेट्स ब्लॉक कर दीजिए कि ये 3 दिन में हमारा परिवार रहने के लिए आएगा, उसको रेंट पे मत दीजिए। डेली बेसिस के ऊपर वो रेंट पे चढ़ाती हैं, जितना रेवेन्यू आता है अपना परसेंटेज ले लेती हैं। एयरबीएनबी अगर अच्छी लोकेशन है तो आपको रेंट से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। प्लस आपके पास एक बड़ा जबरदस्त एक आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आपने जाना तो आपके पास खाली है और उसका आप नेगोशिएट कर सकते हैं या डील बना सकते हैं अपनी कंपनी के साथ कि भी इसमें अगर हम जब लेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, क्योंकि वो जब मैनेज करेंगे तो वो भी तो कुछ चाहेंगे। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहाँ पर जैसे 31 पार्लियामेंट डाउनटाउन के अंदर है, बड़ा अच्छा फॉर एयरबीएनबी वो जगह बन सकती है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी जैसे मैंने बताया नियाग्रा वाले अलाउ कर रहे हैं। यस गो है, लॉयर को जरूर पढ़ा लीजिएगा, वो जो कंपनी आपसे बना के देगी। और वो लगभग 18% के करीब ऑन एन एवरेज आपसे रेवेन्यू का अपनी कमीशन ले लेते हैं। और वो लगभग जब वो उसकी मेंटेनेंस क्लीनिंगनेस साफ सुफ करने के लिए वो जो एयरबीएनबी में आते हैं उन्हीं से चार्ज कर लेते हैं लगभग अंदाजा $50 से $100, जिसमें कि वो उसको क्लीनिंग सर्विसेज के लिए यूज कर लेते हैं। नॉट ए बैड आइडिया एट ऑल। जी पीके जी, तो आप जो कंटिन्यू कर रहे थे बात जी। तो बुजुर्गों की बात मैं कर रहा था, कभी बैठ के उसके कुछ और फायदे हैं। एक क्लोज मैं अपना छोटा सा जैसे मैं अपना एग्जांपल दे के मैं अक्सर बात किया करता हूँ। तो जैसे मैं सपोज कर मैं बैठा अपनी माँ के साथ, मेरी मदर की उम्र 80 साल है, 80 उनकी उम्र इससे भी ज्यादा थी, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 80 साल का। तो वो छोटू को खाना बना के रोटी बना के दे रहा है, पर जब मेरा नंबर आ रहा है तो मेरी माँ उसको कह रही है, छोटू रुक जा बेटा, इनकी रोटी 2-3 मैं बनाऊंगी। अब कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ कह दिया। 2 रोटी अपने हाथ से बना के दे रही है। क्या नजर आ रहा है उसके अंदर? प्यार, एक जॉइंट फैमिली, एक माँ का आशीर्वाद, एक बेटे को प्राउड, उनकी कमिटमेंट, उनका लगाव। उसके अलावा एक सीख मेरी वाइफ कहा करती है, जब माँ तुम्हारे को अपने हाथ से रोटी खिलाती थी, मैं उनसे कई चीजें सीखी थी, बहुत कुछ सीखी थी। अभी भी मेरे इस घर के अंदर भी जब खाना बनता है तो सब मेरी बेटी भी बना रही है या कोई भी मेरी बहू भी बना रही है। जब मेरी बारी आती है तो मेरी वाइफ कहती है मैं अपने हाथ से बना के पहले खिलाऊंगी, पहले इनकी रोटी मैं बनाऊंगी। अब आप क्या सोचती है? इसमें कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। Am I right or wrong भाई? एब्सोल्युटली राइट पीके जी। हम सीखना नहीं चाहते, हम उनको सोचते हो तो अनपढ़ है। अरे बहुत कुछ है, हम लोग हर चीज को गूगल में ढूंढने बैठ जाते हैं। हम लोग हर चीज गूगल में ढूंढने बैठ जाते हैं और वहीं पर मार खा जाते हैं। देखो मैं एक बात करते करते मुझे हाथ से एक कविता याद आ गई, बड़ी। काका आतरेसी होते थे, नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। काका आतरेसी हास्य कवि थे बहुत हमारे जमाने के। ओके। उनकी 4-5 लाइनें थी। आधुनिका पत्नी मिली, यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आधुनिका मतलब मॉडर्न वाइफ। आधुनिका पत्नी मिली, पति के पड़ी नकेल, मतलब वो निकम्मी सी पति के पड़ी नकेल, जो वाक्य शास्त्र में पास थी, मतलब बोलने में तो बड़ी तेज थी पर पाक शास्त्र में फेल, पकाने में खाना बनाने में 0 थी। आधुनिका पत्नी मिली, पति की पड़ी नकेल, जो वाक्य शास्त्र में पास थी, पाक शास्त्र में फेल, रसोई कर दी चालू, खाना बनाना शुरू कर दिया। स्वेटर बुनने लगी, जल गए सारे आलू। पुस्तक खोली, तब गूगल नहीं होता था। पुस्तक खोली, पति से बोली जल्दी आओ, जले हुए आलूओं पर बरनोल लगाओ। बरनोल किस पे लगाया जाता है? जले हुए पर शरीर पे। वो बेचारी गूगल करके उसको आलूओं पर बरनोल लगा रही है। यानी कि एजुकेशन सारी आपको गूगल से मिलनी जरूरी नहीं है। बुजुर्गों के साथ बैठ जाओ, वहां से भी मिलेगी। या कुछ कहावतें हमारी पुरानी, उनको ही फॉलो कर लो, जो चादर से ज्यादा बड़ा पैर नहीं फैलाना चाहिए, ये जो जिससे हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और सीखने में कोई हर्ज नहीं है। देखो बात ये होती है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं सियाना हूं तो आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं तो आप जरूर सीख के निकलते हैं। आप भिखारी से भी सीख जाएंगे बहुत कुछ, जरा उसको देखे सही, उसकी हरकतों को समझ आ जाएगी। बात यह है कि हम सीखना नहीं चाहते माही, और वहीं पर ही हम अनपढ़ रह जाते हैं। आपने देखा होगा माही, फिर टॉपिक कुछ और चल पड़ा। आपने देखा होगा माही, किसी ग्रुप में हम बैठते हैं
तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। आपने नोट किया ना ग्रुप के अंदर, जी जी जी, बड़ी बड़ी फेंक रहे होते हैं ये वो क्या सोच रहे होते हैं कि मैंने इनको सबको इम्प्रेस कर दिया, जबकि हुआ ये कि वो अपने आप को नालायक साबित करके वहां से बाहर निकल गया। और वो पता क्या बोल रहा है, मैंने बात करी, मैं वहां गया, फलानी जगह रहा, वहां पर मैंने $1000 कमरे का ये दिया, वहां पर ये खाना खाया, तुमने वो ट्राई किया। वो बड़ी बड़ी बातें करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि दूसरों की निगाह में वो उसको ये पता ही नहीं कि वो गिर रहा है। और बजाय सीखने के वो और नालायक हो रहा है। और उनकी इन बातों से दूसरे कुछ सीखे तो नहीं, पर बहुत कुछ सीख गए कि हमने ऐसी बढ़ के नहीं मानी। यही वो इंसान अगर चुप रहा होता, दूसरे को बोलने दिया होता, तो बहुत कुछ सीख के निकल जाता। जब ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये हमने देखना होता है कि कहाँ से क्या बात निकल रही है, कहाँ से क्या सीखनी है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वेरी रिच, अभी उन्होंने पीछे 500 मिलियन की कनाडा में इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट भी की थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर। तो वेरी रिच, ही स्टेज विद मी ऑलवेज। जब वो माही आपके साथ खड़े हो जाएंगे ना, आके चुपचाप बैठ जाएंगे, तो आप महसूस ही नहीं कर सकेंगे कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान है। चुपचाप बैठ जाएगा और आपसे पूछने बैठ जाएगा, बातें करेगा। आप क्या करती हैं बेटा, कहाँ पर करती हैं? अच्छा मैं शो करती हूँ, शो में क्या क्या होता है, क्या। वो आपसे भी बहुत कुछ सीखने बैठ जाएंगे। मैं कई बार उनको कहता हूँ ये आप इसका आपको फायदा कहता नहीं पी के जितना सीख लो उतना अच्छा, बजाय वो खुद बड़ी बड़ी बातें मारने की। छोटा मतलब यकीन करिए, जब हम बहुत यंग थे तो हम जैसे पान की दुकान में खड़े होते थे तो पनवाड़ी से वो बातें करनी शुरू कर देते थे और पनवाड़ी से पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये खत्ता कहाँ से है, ये कहाँ से। तो उनको सीखने का शौक था। तब हम भी स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी में, वो भी कर रहे थे, अब वो भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए सिर्फ सीख कर। प्रॉब्लम ये आती है हम सीखना नहीं चाहते। हम इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि हम खुद बहुत सीखे सिखाए हैं। हर रोज कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। थोड़ा सा आंखें खोल लीजिए, थोड़ा सा सुनना शुरू कर दीजिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, 1 मुंह दिया आधा बोलने के लिए। कम बोलो, जितना बोलो उससे दुगना सुनो। हम उल्टा कर लेते हैं, दुगना बोलते हैं आधा सुनते हैं, बाद में जो छोड़ा वो सीखा सिखाया है उसको फेंक फाक के खत्म किया। तो बात कहाँ से चली थी मुझे बताओ, फिर वहीं पर पहुंचते हैं। मैं तो पता नहीं कहीं और चला गया। रिसेशन की बात, हाँ रिसेशन की बात। तो ये रिसेशन जो है ना, इसके लिए अभी भी सुनना शुरू कर दो, अभी भी प्लानिंग शुरू कर दो। बजटिंग इज प्लानिंग द एक्सपेंस नॉट द इनकम। आपके खर्चे पे कंट्रोल कर लो, आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। रिसेशन कब आया और कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने प्लान नहीं किया हो अपने आप को। रिसेशन के बगैर भी परेशानी और रिसेशन भी परेशानी। साथ चलो, सोचो संगति क्या है, उनके साथ बैठ के बात करो। अकेले नहीं, एक अच्छे इंसान के साथ बैठो जो लगता है कि जिससे आपको नॉलेज मिल रही है। एक ऐसे इंसान के साथ बैठो जिससे आपको कुछ सीखने का मिल रहा है जी, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीके जी आप। पीके जी, और अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तो वो भी आप अभी कर लीजिए। जी प्रोजेक्ट बहुत है माही, इसको मैं क्या बताऊं। प्रोजेक्ट तो इतने हैं कि हर बिल्डर इंसेंटिव दे के बेचने की कोशिश कर रहा है और हम लोग बड़े चूजी हुए पड़े इस वक्त कि भाई कौन सा ले कौन सा ना ले, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा धर्म, हमारा क्लाइंट है जिसको कमा के देना है। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि हमें मिल लीजिए, बस हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमें साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे क्या प्रोजेक्ट, 10-12 प्रोजेक्ट आपके आगे रख देंगे। आपके प्रोफाइल के हिसाब से 2-3 उसमें से चूज कर लेंगे, उसमें जो पसंद आएगा आपको दे देंगे। हर किस्म के बजट मार्केट में है, लो राइज, हाई राइज, सेमी डिटैच, डिटैच, टाउन होम, फ्री होल्ड टाउन होम, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट, प्री कंस्ट्रक्शन प्लस रीसेल भी है, सब कुछ है हमारे पास। लैंड, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। नंबर 1 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। पीके जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। वैसे तो मैंने कनेक्ट कर देती, बट 2 कॉल्स आ रहे थे एंड अभी कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, 1 मिनट और बात कर लेते हैं और आप जैसे कहते आए तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा। जी, मैं नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ पीके जी। 905-226-9109 नंबर है और आपकी कॉल्स आ रही थी या वो ड्रॉप हो गई हैं, तो आप चाहें तो अभी फोन कर सकते हैं 905-226-9109। जी पीके जी, मैं यहाँ पर बस एक बताना चाहता हूँ बात कि ये जो इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ने की बात हो रही है, इससे आप घबराइए मत। जो मेन मुद्दा इस वक्त है वो है आपके क्वालिफाइंग रेट का। उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आपका क्वालिफाइंग रेट अगर कम हो जाए तो आप फिर भी अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट आपको 4.8 मिल रहा है और आपको क्वालिफाई किया जा रहा है +2 के साथ, तो क्या हो रहा है कि आप जी जिससे कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते।
तो इसीलिए ये जो है आपका क्वालिफाइंग के ऊपर हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। अभी भी लोग लेने को तैयार है। बी लेंडर से क्यों ले रहे हैं लोग और क्लोजिंग करा रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट है मुद्दा पर इतना बड़ा नहीं जितना क्वालिफाइंग रेट मुद्दा बना हुआ है। तो इसके ऊपर बात चल रही है, देखो क्या होता है। बाकी अभी बात करते करते मुझे किसी का मैसेज है, इंटरेस्ट कहाँ तक बढ़ने की उम्मीद है? मुझे उम्मीद है इस पर ओवरनाइट रेट जो 3.25 है वो बढ़कर 4% तक जरूर जाएगा। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। उसके आगे हालात बताएंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये मेरा मानना है जी। एंड पीके जी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो इनको आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी शाद जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच सर। पहली बात आपने सही कहा, लोग सीखना नहीं चाहते। सब लोग जो है आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, आई स्पेशलिस्ट। मैं ये तो सफेद मार देता है इंसान को, मैं मार देता है इंसान को। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आप जो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी और बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं थोड़ा बहुत देखा जाए तो कैसे आप समझते हैं कि कब जाएगा? और लोग अपनी रेंटिंग को रेंटल प्रॉपर्टीज तो अपनी जगह पे कम नहीं हो रही ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है सर जी, कम ही होता, सवाल ये होता है तो कैसे आप रुक तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ कैसे करेंगे? आपका कॉस्ट ऑफ परचेज मटीरियल आपका ज्यादा हो रहा है ना, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो कैसे आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करके गुड की इकोनॉमी को तो नहीं आप हैंडल कर सकते? फिलहाल जो मैं समझ रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा के ये इकोनॉमी को क्रश नहीं कर रहा है? क्या कहते हैं आप? सर वही तो रिसेशन, अभी जब हम कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी रिसेशन आता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जब रिसेशन आएगा तो अपने आप ही बाइंग पावर खत्म, अपने भी रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन का उल्टा रिसेशन, तो वो ऑटोमेटिक ही आ रहा है, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसने क्या कहा था, ये आज से 6 महीने पहले, 6 तो नहीं 4 महीने पहले कहा था ना, चाहे रिसेशन करना लाना पड़े मैं रोकूंगा नहीं इंटरेस्ट को बढ़ाना। तो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने के बाद भी यही तो है ना, जब ये ऐसे हालात बच जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिसेशन हो जाता है मार्केट के अंदर। तो रिसेशन आता है तो फिर अपने आप से कुछ कंट्रोल हो जाता है सर। बात ये सर्वाइवल कैसे करेगा इंसान? सर्वाइवल कैसे करेगा? क्योंकि रेंट का वो पड़ी है जी। देखो अच्छे दिन भी निकल गए ना, वैसे बुरे दिन भी निकल जाएंगे। वो तो हर टाइम बदल जाता है, हर टाइम बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद इसी चैनल में कहा था, ये वही कल है जिस कल की कल आपको इंतजार थी। भाई वही कल है, फिक्र थी, या फिर वही कल है जिस कल की कल आपको फिक्र थी। वो कल 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 करते करते जिंदगी निकल जाती है। वो कल वाली आने वाली थी कि आज चली गई, ये पता नहीं। मैं वही कहा था ना पहले, शायद इसी प्रॉब्लम में आया कि स्कूल में थे तो कॉलेज की फिक्र थी, थे तो जॉब की फिक्र थी, जॉब थी तो तरक्की की फिक्र थी, तरक्की थी तो फिर अब आगे इन्फ्लेशन रिसेशन की फिक्र है। ये तो चलते ही रहना, ये वही कल है जिस कल की कल आपको फिक्र थी। बात खत्म। जी जी पीके जी, थैंक यू। ओके माही, ठीक है पीके जी, एक बार अपना नंबर फिर से बता दें हमारे लिसनर्स को। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीके जी शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।